करते स्टार्ट करेंगे। तो कुछ होमवर्क कल की क्लास में था, कर लिए कल। क्या होमवर्क था? इंडिफरेंस पॉइंट निकालना। बताओ कितना है? 1,20,000 आया क्या? प्लान 1 और प्लान 2 का इंडिफरेंस पॉइंट 1,20,000 और दूसरा 1,80,000। प्लान 1 और 3 का बराबर है एक ही। अच्छा कर लिए ना? ठीक है, चलो। आवाज नहीं आ रही? बेटा ऑडियो क्लियर है क्या? अदिति, पूजा, वर्षा, ये बच्चों को तो आ रहा ना? हमारा म्यूट है तुम्हारे पास से? जाने दो ना, पर तुमको दिख रहा है ना? ये बच्चों को तो आ रही ना? पहली बार कर रहे क्या अटेंड इस पे मोबाइल पे? पहले भी कर रहे थे, तभी भी आवाज नहीं आई मेरे को क्लास के वक्त। करते स्टार्ट, सागर नहीं है? कौन सा? कौन ग्रुप था? तो दिया नहीं बोलो, तो खाली एक ही पेपर देना पड़ेगा। क्लास के बाद देखते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा लेवरेज, राइट? चैप्टर का नाम है बेटा लेवरेज। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है एडिशनल एडवांटेज। एडिशनल एडवांटेज अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मान लो कि 2 पर्सन जॉब को गए, जॉब के इंटरव्यू के लिए 2 पर्सन गए। एक सिर्फ बीकॉम था और एक बीकॉम के साथ सीए करे हुआ था या सीए में करे हुआ था। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज किसको है? बीकॉम प्लस सीए में सीए वाले को एडवांटेज है, सिर्फ बीकॉम किया उसको एडवांटेज कम है, राइट? तो जिसको एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेवरेज होना। अच्छा, सीए के साथ सीए में की डिग्री भी अगर है तो एडिशनल एडवांटेज है ना, वो एडिशनल एडवांटेज को हम क्या बोलते हैं? लेवरेज। लेवरेज का मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहे हैं उसके अंदर लेवरेज आएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग किया हुआ है, ठीक है? मैं एग्जांपल देखता हूं, देखो समझो मेरा सेल्स है 1 लाख, लिखना मत, सेल्स है 1 लाख, पीवीआर है 20%, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट? आप बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे लाते थे? सेल्स इनटू पीवीआर करने से कंट्रीब्यूशन मिलता था, है ना? सेल्स 1 लाख है, उसका 20% यानी कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 20,000। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेल्स को 10% से बढ़ा रहा हूं। कितने से? तो मेरा सेल्स कितना हो गया? 1,10,000।
पीवीआर उतना ही है, पीवीआर उतना ही है। अब आप बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 22,000। ये बराबर है क्या? 1,10,000 का 20%। अब समझो, सेल कितने परसेंटेज से बढ़ाया? 10% से बढ़ाया, राइट। कंट्रीब्यूशन पहले कितना था? कंट्रीब्यूशन पहले था 20,000, अब कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 10%। पहले 20 था, 10% से बढ़ के 22,000 हो गया। यहाँ पे क्या लगता है, कुछ लेवरेज हुआ क्या? सेल्स के बढ़ने से कुछ लेवरेज हुआ क्या? नहीं हुआ। सेल्स कितने परसेंटेज से बढ़ा? कंट्रीब्यूशन भी 10% से ही बढ़ा। एक्स्ट्रा एडवांटेज कहाँ है? एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ हुआ क्या? कंट्रीब्यूशन जो 10% से बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेल्स भी 10% से बढ़ा था ना, तो एक्स्ट्रा कोई एडवांटेज नहीं है। अगर ऐसे होता कि सेल्स 10% से बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन 20% से बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है, तो क्या होता था? एक्स्ट्रा एडवांटेज होता था, लेवरेज बोलते हैं हम लोग, राइट। तो आपको अभी फिलहाल ये याद रखना है कि जब एक वेरिएबल कुछ परसेंटेज से चेंज हो रहा है, उसके वजह से दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा। जैसे सेल चेंज हुआ तो आप मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था, सेल जब चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है। सेल चेंज हुआ तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इस सेल डिपेंडेंट है। सेल्स अगर बढ़ेगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। सेल्स कम हुआ तो ये दोनों कम हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन मेरा ये है कि सेल्स अगर 10% से बढ़ता है या कोई कोई परसेंटेज से बढ़ता है, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट उतने ही परसेंटेज से बढ़ता होगा कि ज्यादा परसेंटेज से बढ़ता होगा? उतने ही परसेंटेज से। जब सेल्स आपका 10% से बढ़ता है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ता है। वैसे बोलो, समझ में आ रहा है? तो जब परसेंटेज चेंज अगर सेम है तो वहां पे कोई लेवरेज नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज डिफरेंट है, सेल्स 10% से बढ़ा, कंट्रीब्यूशन 15% से बढ़ गया, अब क्या है? अब लेवरेज है, क्योंकि एडिशनल एडवांटेज। हाँ, सेल्स 10% से बढ़ रहा है तो कंट्रीब्यूशन 5% से बढ़ रहा है, अभी भी लेवरेज है, अभी भी लेवरेज है, क्योंकि दोनों का परसेंटेज चेंज डिफरेंट है। आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ, अब एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आप कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको एकदम ध्यान से देखना, लिखना मत, मैं बोलूंगा तब लिखना। मान लो बेटा 2020 में और 2021 में, ठीक है, सेल्स 1 लाख का हुआ था 2020 में, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 का हुआ था, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा ना कितना? 40,000। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 40,000। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं। तो मान लो कि फिक्स कॉस्ट मेरा 20,000 था, तो 20,000 जो बचेगा ये क्या बचा? ईबीआईटी बोलते हैं इसको हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी, राइट। नेक्स्ट ईयर 2021 में क्या हुआ? सेल्स हमारा 10% से बढ़ गया। कितने से? सेल्स हो गया 1,10,000। अब आप बताओ, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 था, ये भी सेम परसेंटेज से बढ़ता है ना? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों भी प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं,
राइट। तो सेल्स अगर 10% से बढ़ा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा। तो ये हो गया 66,000। कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ेगा। देख लो आप, 1 लाख में 10% बढ़ाया, कितना हो गया? 1,10,000। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 में 10% बढ़ाया, कंट्रीब्यूशन 40,000, उसमें 10% बढ़ाओ, 44,000। मतलब पहले तीन अमाउंट जो है हमारे इनकम स्टेटमेंट के, वो सेम परसेंटेज से चेंज होता है, मतलब कोई लेवरेज नहीं। अब आप मुझे बताओ, मैं फिक्स कॉस्ट कितना लेस करूं? फिक्स कॉस्ट तो जो लास्ट ईयर था वही लेस करूंगा ना। फिक्स कॉस्ट तो नाम से मालूम पड़ता है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती सेल चेंज होने से। अब 24,000 जो बचेगा, ये क्या बचेगा? ईबीआईटी। आप मुझे ईबीआईटी का परसेंटेज कितना चेंज हुआ ये बताओ। ये 20% हुआ। 20,000 था, 24,000 हो गया, 4,000 से बढ़ रहा है। कैलकुलेटर लो आप, 4,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। ये 4,000 क्या है? डिफरेंस। इंक्रीज, डिफरेंस बोलो, इंक्रीज बोल सकते, चेंज बोल सकते। 4,000 का चेंज हुआ, परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा ओल्ड वैल्यू से, डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, कितना परसेंट आया? अब आप मुझे बताओ, सेल 10% से बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा 10% से, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा 10% से, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा 10% से, फिक्स कॉस्ट तो चेंज हुआ ही नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ईबीआईटी, ईबीआईटी 20% से चेंज हुआ। अब यहाँ पे आपका लेवरेज दिख रहा है क्या? दिख रहा है। मतलब सेल 10% से चेंज हुआ तो ईबीआईटी 20% से चेंज हुआ। बोल सकता हूँ कि सेल्स में जितना परसेंटेज चेंज हुआ, ईबीआईटी में डबल परसेंटेज चेंज हुआ, दुगने परसेंटेज से। सेल्स 10 से तो ईबीआईटी 20 से। कितना परसेंटेज, कितना टाइम ज्यादा है? 2 टाइम ज्यादा है। सेल्स 10% से बढ़ रहा है, ईबीआईटी उसका डबल 20% से बढ़ रहा है। तो ये जो 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज। लेवरेज 3 टाइप के हैं, बोलो। है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ही बढ़ा ना। ये जब मैं बोल रहा हूँ ना 10% से सेल्स बढ़ाया, तो ये यूनिट्स ही इंक्रीज हुए, सेलिंग प्राइस नहीं। क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर बढ़ती है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ता। ये 10% जो मैंने बढ़ाया वो क्या बढ़ाया? यूनिट्स। चेंज होगा पर कितना? क्वांटिटी जितने परसेंटेज से चेंज होगा उतने ही परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल, सेल्स मेरा 1 लाख था, 10% क्वांटिटी बढ़ी, 5% से सेलिंग प्राइस बढ़ा, तो मेरा यहाँ पे सेल्स कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस 10% प्लस 5%। यहाँ पे सेल्स आएगा 1,15,500। तो मेरा सेल्स जो बढ़ रहा है 15,500 से बढ़ रहा है। ये 15,500 से जो सेल्स बढ़ रहा है वो 2 रीजन से बढ़ रहा है। 10% क्वांटिटी के बढ़ने से, 5% सेलिंग प्राइस के बढ़ने से, राइट। वेरिएबल कॉस्ट जो 60,000 था वो कितने परसेंटेज से बढ़ेगा? 10। जितने परसेंटेज से क्वांटिटी बढ़ती है उतने ही परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, राइट। क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर चेंज हो रही है तो उस पे वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। चल, यहां तक क्लियर। अब मैं आपको बता रहा था लेवरेज के टाइप्स कितने हैं।
लेवरेज के 3 टाइप्स हैं, राइट। लेवरेज, लेवरेज का मैंने मीनिंग क्या बताया? एक्स्ट्रा एडवांटेज, एडिशनल एडवांटेज, राइट। तो लेवरेज 3 टाइप के है बेटा। एक है ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा है फाइनेंशियल लेवरेज, और तीसरा है कंबाइंड लेवरेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज। ये समझो कि ये 3 रेशियो है। ये 3 क्या है? रेशियो। आपको ये 3 रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल रेशियो, और कंबाइंड। 3। मैं पहला बता रहा हूं आपको। पहला क्या बता रहा हूं? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अपना 2020 का अमाउंट देखो, कंट्रीब्यूशन कितना है? 2020 का कंट्रीब्यूशन 40,000 है। EBIT कितना है? 20,000 है। EBIT है 20,000। आंसर क्या मिलता है मुझे? 2 टाइम्स। अगर सेल्स आपका क्वांटिटी के वजह से बढ़ा, वो तो वेरिएबल कॉस्ट 100% बढ़ेगा, बढ़ना ही है। जब आप ज्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा ना। मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल पे ज्यादा बनाऊंगा तो लकड़ी का खर्चा भी तो ज्यादा लगने वाला है ना। तो क्वांटिटी अगर बढ़ेगी सेल्स की तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स मेरा आंसर आया। ये 2 टाइम्स क्या है? हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज पर 2 है क्या? क्या 2 क्या? EBIT जो है अपना, देखो ये 2 टाइम्स का मतलब समझो। सेल्स मैंने कितने परसेंटेज से बढ़ाया? 10। 10 10 को, ये 10 को, ये 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 20, मतलब डबल, 10 का डबल 20। EBIT 20% से बढ़ रहा है। तो यहां पर ये जो 2 आया, ये 2 का मतलब क्या होता है कि सेल्स जितने परसेंटेज से बढ़ेगा, EBIT उसके 2 टाइम ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगा। मैं बार बार परसेंटेज वर्ड यूज कर रहा हूं, अमाउंट की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि सेल्स अगर 10,000 से बढ़ गया तो EBIT 20,000 से बढ़ेगा, अमाउंट नहीं, परसेंटेज। तो सेल्स अगर 10% से बढ़ेगा तो EBIT 20% से बढ़ेगा। अगर मेरा आंसर 3 आता, 3 टाइम्स आता, तो सेल्स अगर 10% से बढ़ेगा तो EBIT 30% से बढ़ेगा। 30 कैसे आया? 10, इसको 3 से मल्टीप्लाई। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको प्रूव किया कि ये फॉर्मूला जो 2 आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ये 2 कैसे आया? सेल्स 10% से बढ़ रहा है, EBIT उसका 10 का डबल 20, EBIT आपका 20% से बढ़ेगा। ठीक है, अब चलो ध्यान दो, मेरा आंसर 2 टाइम्स आया। सेल्स 10% से बढ़ेगा तो EBIT 20% से बढ़ेगा, है ना। सेल्स अगर 10% से कम हो गया, मान लो कि 2022 में मेरा सेल्स 90,000 हो गया। 90,000 कैसे? ओरिजिनल तो 2020 देखो, 2020 में 1 लाख था, तो 1 लाख में से 10% कम, 90,000। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना था? तो वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो जाएगा, कितना? 54,000। 10% से कम, कंट्रीब्यूशन आएगा 36,000। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कितना था? 10% से कम, 10% से कम,
फिक्स कॉस्ट 20,000 लेस करेंगे, ईबीआईटी आएगा 16,000। ईबीआईटी मेरा ओरिजिनल कितना था 20,000 में, और कम कितना हो गया 4,000 से कम हो गया। वो 4,000 का परसेंटेज निकालो, 4,000 का परसेंटेज निकालो। 4,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करना पड़ेगा, 20% हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा सेल्स 10% से कम हुआ एज कंपेयर टू ओरिजिनल फिगर 2021 का, मत देखो ओरिजिनल 2020 का, तो 10% से अगर सेल्स कम हो रहा है तो ईबीआईटी 20% से कम हो रहा है। इसका मतलब ये 2 का जो मतलब है वो ये होता है कि सेल्स अगर 10% से बढ़ेगा तो ईबीआईटी 20% से बढ़ेगा, और सेल्स अगर 10% से कम हुआ तो ईबीआईटी भी 20% से कम होगा। एक्स्ट्रा एडवांटेज है ना, तो एक्स्ट्रा लॉस भी है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरा आंसर 4 टाइम्स आ रहा है, ऑपरेटिंग एवरेज का आंसर कितना आ रहा है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या इंडिकेट करेगा, सेल्स आपका जितने भी परसेंटेज से बढ़ेगा ईबीआईटी उसके 4 गुना ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगा। तो सेल्स आपका 5% से बढ़ रहा है, तो सेल्स आपका 5% से बढ़ रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा। अगर मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज बेटा 4 टाइम्स से, ये समझो, तो 20% से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। वापस से मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज 4 टाइम्स आया, आंसर 2 नहीं 4 है समझो। सेल्स अगर मेरा 5% से बढ़ता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, तो वो 5 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से। 5 4 20, तो आपका सेल्स 5% से बढ़ता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से बढ़ेगा। अच्छा, सेल्स आपका 10% से बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% से बढ़ेगा, 10 इंटू 4। सेल्स आपका 20% से कम हो गया है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% से कम हो जाएगा। मेरे को समझ में आ रहा है, राइट? तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये 2 जो है ना, 2 क्या इंडिकेट करता है, 2 इंडिकेट करता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। क्या, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन के चेंज होने से। अब जब मैं बोलूं ना कंट्रीब्यूशन के चेंज होने से, तो आप समझना मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेल्स का जितना परसेंटेज चेंज होता है कंट्रीब्यूशन का उतना ही परसेंटेज चेंज होता है। सेल क्यों नहीं लिया, फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले में सेल लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। फॉर्मूला ही उसका वैसा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करना पड़ेगा। मैं उसका रीजन बोलता हूँ। मुझे बताओ, पहले 3 अमाउंट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, पहले 3 अमाउंट सेम परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, 10 10 10। इज देयर एनी लेवरेज, नो। लेकिन फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होने की वजह से क्या हुआ, ईबीआईटी 20% से बढ़ रहा है। ईबीआईटी 20% से क्यों बढ़ रहा है, 10% से क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट था। अगर फिक्स कॉस्ट 20,000 की जगह पर 22,000 होता, मतलब फिक्स कॉस्ट भी अगर 10% से बढ़ता, यहाँ पे कितना आता था 22,000, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता था 22,000 आता था, तो अपना ईबीआईटी फिर कितने परसेंटेज से बढ़ता, 10% से। बोलने का मतलब ये है कि जो ईबीआईटी पे एक्स्ट्रा एडवांटेज हुआ, क्या 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 एक्स्ट्रा एडवांटेज हुआ, सेल्स के 10% बढ़ने से ईबीआईटी पे 20% का बढ़ोतरी हुई। ये एक्स्ट्रा एडवांटेज किसके वजह से हुआ,
फिक्स कॉस्ट के वजह से हुआ, फिक्स कॉस्ट के वजह से हुआ। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज का रीजन क्या है? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो चेंज हुआ ही नहीं। अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होता ना तो लेवरेज नहीं होता था, देयर वुड हैव बीन नो लेवरेज। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ता तो, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ा, इसी के वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा है। तो फॉर्मूले की बात हो रही थी अपनी। फॉर्मूला इसका ऐसा है कि फिक्स कॉस्ट के वजह से हुआ ना, तो फिक्स कॉस्ट के पहले वाली अमाउंट न्यूमरेटर में लेना पड़ता, फिक्स कॉस्ट के बाद की अमाउंट डिनोमिनेटर में आती है। तो फिक्स कॉस्ट के पहले कौन सी अमाउंट थी? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के बाद की अमाउंट ईबीआईटी। दिस इज द रीजन कि मैं यहाँ पे सेल्स नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे बिफोर फिक्स कॉस्ट आफ्टर फिक्स कॉस्ट का रेशियो चाहिए। फिक्स कॉस्ट के पहले सेल्स नहीं है, फिक्स कॉस्ट के पहले कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? क्लियर? कौन सा लेवरेज है ये? तो अगर मैं बोलूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स आया, तो इसको आप कैसे समझाओगे, कैसे इंटरप्रेट करोगे? 2 टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज यानी क्या? 2 टाइम्स ज्यादा परसेंटेज, 2 टाइम्स ज्यादा परसेंटेज से बढ़े, और सिर्फ बढ़ेगा नहीं, उतना कम भी होगा। सेल्स अगर 10% से कम होगा तो ईबीआईटी 20% से कम होगा। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है तो एक्स्ट्रा लॉस भी होगा। ठीक है? अच्छा, ईबीआईटी के बाद क्या करते हैं हम लोग? मैं ये रब कर दूं यहां से। ईबीआईटी के बाद क्या करते हैं? ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट लेस करते हैं, लेस इंटरेस्ट। ठीक है? समझो 15,000 इंटरेस्ट लेस करते हैं, क्या मिलेगा? ईबीटी कितना? 5,000 मिलेगा। बराबर है? यहां पे मैं मेरा इनकम स्टेटमेंट खत्म कर दूंगा। अब आप बताओ 2021 में क्या होगा? 2021 में सेल्स 10% से बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ा, कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ा, फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ ही नहीं, कांस्टेंट। ईबीआईटी कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ? 20% से। किसके वजह से हुआ ये? फिक्स कॉस्ट के वजह से हुआ। अब आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर मैंने 15,000 दिया था, करंट ईयर कितना? 15,000। इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होता, इंटरेस्ट इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट। ये जो फिक्स कॉस्ट है क्या, ये वाली फिक्स कॉस्ट जो कंट्रीब्यूशन में से लेस किया, वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कहलाती है। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है? ऑपरेटिंग, मतलब सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ये इंटरेस्ट जो लेस किया है ना, ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, दोनों ही फिक्स कॉस्ट है। राइट? 15,000, आप बताओ 9,000 का अपना अर्निंग बिफोर टैक्स का है। ठीक है? आप मुझे परसेंटेज निकाल के बताओ। 5,000 था पिछले साल ईबीटी, करंट ईयर में 9,000 हो गया, मतलब 4,000 से बढ़ रहा है? नहीं, 4,000 इंक्रीज है ना। परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 5,000 से। 80% से बढ़ रहा है, 80% से बढ़ रहा है। आप प्रूव कर सकते हो, 5,000 प्लस 80% करके देखो, 5,000 प्लस 80% करके देखो, 9,000। बराबर है? अब देखो, मैं आपको सेकेंड लेवरेज बता रहा हूं। हाँ, पहला लेवरेज क्या था अपना? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज दो अमाउंट की बात करता है, किसकी? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। बराबर है? अब आप जो सेकेंड लेवरेज देख रहे हैं ना, सेकेंड लेवरेज बात करता है कि ईबीआईटी के चेंज होने से ईबीटी पे क्या चेंज हो रहा है। पहला क्या था?
सेल्स के चेंज होने से कंट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसकी बात की हमने। सेल्स के चेंज होने से कंट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ईबीआईटी के चेंज होने से, ईबीआईटी के चेंज होने से ईबीटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ईबीआईटी 20% से बढ़ा, ईबीटी 80% से बढ़ा, कितना गुना ज्यादा, 4 टाइम, 4 टाइम ज्यादा। तो ये 4 क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज। दिस 4 इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज, राइट। तो अब मैं ये 4 कैसे ला सकता हूं, तो 4 को लाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो। फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज इज, अब फाइनेंशियल लेवरेज किसके वजह से आया, इंटरेस्ट के वजह से आया। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग लेवरेज आने का रीजन क्या है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। फाइनेंशियल लेवरेज जो आया इंटरेस्ट के वजह से आया, क्योंकि इंटरेस्ट कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला कैसा होना चाहिए अपना फाइनेंशियल लेवरेज का, इंटरेस्ट के पहले का अमाउंट न्यूमरेटर में, इंटरेस्ट के बाद का अमाउंट डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अमाउंट बताओ, ईबीआईटी कितना है, ओरिजिनल अमाउंट देखना, 20,000 है, ईबीटी 5,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 4 टाइम्स। ये चीज समझ में आ रही है, हाँ। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कौन से दो अमाउंट की बात करता है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी की। कंट्रीब्यूशन के जगह पर हम सेल्स भी बोल सकते हैं, सेल लिखना नहीं है, बोलना है। मतलब हम सेल्स और ईबीआईटी इसकी बात कर रहे हैं, सेल्स और ईबीआईटी मतलब सेल्स के बढ़ने से ईबीआईटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ईबीआईटी कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, ये ऑपरेटिंग लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज कौन से दो अमाउंट की बात करता है, ईबीआईटी और ईबीटी। मतलब ईबीआईटी के बढ़ने से ईबीटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ईबीआईटी 20% से बढ़ा, अपने एग्जाम्पल में ईबीआईटी 20% से बढ़ा, तो ईबीटी कितने परसेंटेज से बढ़ा, 80। ये 80 को मैं और कैसे ला सकता हूँ, ये 20 आया था ना, 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 80। अगर ईबीआईटी 20% से कम हुआ होता तो ईबीटी 80% से कम हुआ होता। तो जितना एक्स्ट्रा एडवांटेज हो रहा है उतना एक्स्ट्रा लॉस भी होगा, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, कौन से ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबी। अब मैं आपको थर्ड फॉर्मूला बता रहा हूं। थर्ड लेवरेज कौन सा है अपना, कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज जो है ना बेटा, ऑपरेटिंग लेवरेज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं फाइनेंशियल लेवरेज से तो क्या मिल जाएगा, कंबाइंड लेवरेज। मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर क्या आया था, 2। फाइनेंशियल लेवरेज का आंसर क्या आया, 4। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 टाइम्स मेरा आंसर क्या आना चाहिए, कंबाइंड लेवरेज। अब मैंने आपको क्या बताया, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला ये है क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन
EBIT। ये फॉर्मूला किसका है? मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, EBIT अपॉन EBT। EBIT कैंसिल हो जाएगा, यानी अपना कंबाइंड लेवरेज का जो एक्चुअल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ठीक है, अब देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन कितना 40,000, EBT कितना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT 8 टाइम्स आएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो ये आएगा अपना 8 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एक चीज समझो, ऑपरेटिंग लेवरेज से क्या पता चलता है हमको? ऑपरेटिंग लेवरेज से क्या पता चलता है कि सेल्स बढ़ने से EBIT कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, ये मालूम पड़ता है। इसके साथ साथ हमको हमारा ऑपरेटिंग रिस्क भी पता चलता है। देखो, कंपनी के अंदर 3 टाइप के रिस्क होते हैं, एक ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क, तीसरा कंबाइंड रिस्क। 3 रिस्क, ये 3 रिस्क से ही नाम क्या पड़ा, लेवरेज। तो ऑपरेटिंग रिस्क हम मेजर कर सकते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज से, फाइनेंशियल रिस्क को मेजर कर सकते हैं फाइनेंशियल लेवरेज से, कंबाइंड रिस्क को मेजर कर सकते हैं कंबाइंड लेवरेज से। तो ध्यान देना, ऑपरेटिंग लेवरेज से हमको मालूम पड़ता है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज आया किसके वजह से? फिक्स कॉस्ट की वजह से आया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कंपनी के अंदर अगर फिक्स कॉस्ट है तो कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क है? जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट रहेगा ना उतना ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क रहेगा। ऑपरेटिंग रिस्क का तो मैं समझता क्या, ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब होता है कि मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। अब एक चीज समझो, यहाँ पे देखो, अगर मेरा फिक्स कॉस्ट 50,000 होता तो कंट्रीब्यूशन कितना है 40,000 है, और मेरा अगर फिक्स कॉस्ट 50,000 होता तो मेरा लॉस हो गया होता, यहाँ EBIT नेगेटिव आ गया होता, ऑपरेटिंग लॉस हो गया होता। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट आपका जितना ज्यादा रहेगा आपका लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, राइट? तो ये कौन से लॉस की बात कर रहे हैं, कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग? ऑपरेटिंग रिस्क की बात कर रहे हैं। मेरे फोटो समझ में आ रहा है? तो वापस देखो एक बार, ऑपरेटिंग लेवरेज से हमको ऑपरेटिंग रिस्क पता चलता है कंपनी का। और कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क किसके वजह से होगा? फिक्स कॉस्ट के वजह से होगा। जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतना ज्यादा रिस्क, राइट? अब समझना, यहां पे मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज आया 2 टाइम्स, मतलब मेरा सेल्स जितने परसेंटेज से बढ़ेगा EBIT उसके दुगने परसेंटेज से बढ़ेगा, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज 2 नहीं 3 टाइम्स है, 2 नहीं है 3 टाइम्स है, तो आप मुझे बताओ कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क कब ज्यादा होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स है तब ज्यादा होगा कि 3 टाइम्स रहेगा तब तब ज्यादा होगा? 3 टाइम रहेगा तब ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब सेल्स आपका 10% से बढ़ेगा, 3 टाइम्स है, मान लो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, सेल्स आपका 10% से बढ़ा तो EBIT 30% से बढ़ा, 3 गुना ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा, तो ये रिस्क कैसा हुआ? ये तो अच्छा हुआ ना। पहले जब 2 टाइम्स था तो सेल्स 10% से बढ़ता था तो EBIT 20% से बढ़ता था। अब 3 टाइम्स हो गया तो सेल्स 10% से बढ़ रहा है तो EBIT 30% से बढ़ रहा है। तो ज्यादा परसेंटेज से EBIT बढ़ा ना मेरा, अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ। तो मैं रिस्क ज्यादा कहता, रिस्क ज्यादा कहता।
रिस्क ज्यादा है ऐसा बेटा कि ये तो मैंने इंक्रीज बोला ना, अगर सेल्स 10% से कम होगा तो ईबीआईटी 30% से कम होगा। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये यहां पे अभी मेरा जो ईबीआईटी है, ठीक है, अगर मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स है, ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स, सेल्स 10% से बढ़ा तो ईबीआईटी 20% से बढ़ेगा। अगर 2 टाइम्स रहेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 2 टाइम्स। सेल्स 10% से बढ़ा तो ईबीआईटी 20% से बढ़ेगा। सेल्स 10% से कम हुआ, ईबीआईटी 20% से कम हो जाएगा, -20%, राइट। अगर मेरा अगर मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स है, हाँ, अब सेल्स 10% से बढ़ रहा है तो ईबीआईटी 30% से बढ़ेगा। सेल्स 10% से कम हुआ, ईबीआईटी 30% से कम होगा। फ्लक्चुएशन कहां ज्यादा है? फ्लक्चुएशन, यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है। यहाँ पे मेरा ईबीआईटी 20% से बढ़ा, 20% से कम हो गया, फिर 20% से बढ़ा, 20% से कम हुआ, मतलब बढ़ने का परसेंटेज 20, कम होने का परसेंटेज 20। यहाँ पे क्या होगा? 30% से बढ़ेगा, 30% से कम होगा। हाँ, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्स अगर 10% से कम होगा तो ये वाले केस में ईबीआईटी 20% से कम होगा। सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो ईबीआईटी 20% से बढ़ता, सेल्स 10% से कम होगा तो ईबीआईटी 20% से कम होगा, राइट। आप मुझे बताओ फ्लक्चुएशन कहां ज्यादा दिख रहा है? सेकेंड में ज्यादा फ्लक्चुएशन। तो कभी भी याद रखना, जिंदगी में रिस्क तब ज्यादा माना जाता है जब ज्यादा फ्लक्चुएशन है। जितने ज्यादा उतार चढ़ाव है, जितना स्टीप आप जा रहे हो ऊपर और जितना धड़ाम से नीचे आ रहे हो, जितना ज्यादा गिरने का परसेंटेज, जितना ज्यादा बढ़ने का परसेंटेज, उतना रिस्क ज्यादा होता है, राइट। कोई ऑपरेशन थिएटर ना, कोई हार्ट का ऑपरेशन चल रहा है किसी का, पेशेंट का, तो वो जो मॉनिटर होता है उस पे वो चलता है, उसका हार्ट का मूवमेंट बताता है। जितना फास्ट बढ़ता है ना, उतना रिस्क ज्यादा होता है। डॉक्टर को पूछना, वो स्टेबल चलेगा ना, मतलब रिस्क कम। फ्लैट हो गया तो अलग बात है? तो फ्लैट की बात नहीं कर रहे हम लोग, मूवमेंट कम मतलब रिस्क कम, मूवमेंट ज्यादा। शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट में आपको कभी 30% रिटर्न मिलेगा, कभी 30% कम मिलेगा, ज्यादा फ्लक्चुएशन। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता? कांस्टेंट मिलता। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऐसा रहता है रिटर्न, 5%, राइट। तो जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा रिस्क। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग लेवरेज जितना ज्यादा होगा, अभी 2 टाइम्स है, अगले साल 3 टाइम्स हो गया, आपका ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ गया। और फिक्स कॉस्ट बढ़ने से ये होगा। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट 15,000 है, अगले साल 20,000 हो गया, लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया, मैनेजर की सैलरी बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ना, ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज आपका 2 टाइम्स आया था, ये 3-4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। और आपका रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल लेवरेज किसके वजह से हुआ? इंटरेस्ट के वजह से। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट, उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। समझ में आ रहा है? अभी ये कितना 4 टाइम्स है, समझ में आ रहा है? 4 टाइम्स है, अगर ये 6 हो जाए तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा आपका। तो जितना ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज, उतना ज्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क।
अभी इंटरेस्ट कितना था? 15,000 था। इंटरेस्ट था 15,000। 15,000 इंटरेस्ट है। अगर ये इंटरेस्ट मेरा बढ़ जाए अगले साल, मान लो आरबीआई ने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अगले साल से आपका इंटरेस्ट हो गया 20,000, क्या होगा मालूम है? आपका रिस्क और बढ़ जाए। ये फाइनेंशियल लेवरेज अभी 4 टाइम्स है ना, वो 6-7 हो जाए, बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ऑपरेटिंग लेवरेज किसके वजह से हुआ? ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज किसके वजह से हुआ? ड्यू टू इंटरेस्ट। तो बेटा कंबाइंड लेवरेज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों के वजह से मेरा कंबाइंड रिस्क कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया, दोनों के वजह से। तो मुझे बताओ, एक कंपनी है, उस कंपनी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, पूरा वेरिएबल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब कौन सा फिक्स कॉस्ट? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो आप, मान लो ये 20,000 नहीं है, यहाँ पे डैश डाल दो, 20,000 डैश डाल दो, ईबीआईटी कितना? 40,000। यहाँ पे 44,000 है, 20,000 नहीं है, फिक्स कॉस्ट डैश डाल दो, ये 44,000। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? 10। सेल्स 10% है, तो ईबीआईटी भी 10% से बढ़ रहा है, मतलब नो नो ऑपरेटिंग लेवरेज। जब परसेंटेज सेम है मतलब नो ऑपरेटिंग लेवरेज। तो फिक्स कॉस्ट अगर होगा ही नहीं तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग रिस्क भी नहीं होगा। इंटरेस्ट है मतलब फाइनेंशियल रिस्क है, इंटरेस्ट नहीं है मतलब फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। अच्छा, दोनों है मतलब कंबाइंड रिस्क है, कंबाइंड रिस्क। अब ये 8 टाइम्स आया बेटा, 8 टाइम्स क्या इंडिकेट करता है? फॉर्मूला क्या है मेरा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, राइट? अच्छा, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बोलता है? और मैंने क्या बोला? कंट्रीब्यूशन लिखना, लेकिन बोलना क्या? सेल्स। सेल्स आपका कुछ परसेंटेज से अगर चेंज होता है तो ईबीआईटी उसके 2 टाइम्स ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगा। ईबीआईटी आपका कुछ परसेंटेज से चेंज हुआ तो ईबीटी आपका 4 टाइम्स ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगा। इन द सेम मैनर, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखा है, मैं बोलूंगा क्या? सेल्स आपका कुछ परसेंटेज से चेंज हुआ, ईबीटी उसके 8 टाइम ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगा। यानी सेल्स मेरा 10% से बढ़ गया तो ईबीटी, वो 10 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, 80, ईबीटी मेरा 80% से बढ़ेगा। चेक करो, 80%। आपको समझ में आ रहा है? अब जो मैंने आपको 3 लेवरेज बताए ना, ये तीनों लेवरेज का एक फॉर्मूला है, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, ये नंबर हटा दूं, खाली आप लोग याद रखो आंसर क्या था अपना? 2, 4, 8, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, राइट? और और मतलब ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, आंसर सेम आएगा, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? अब मुझे बताओ, अपना ऑपरेटिंग एवरेज का आंसर क्या आया था? 2, राइट? अच्छा देखो, अपना ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 20। कंट्रीब्यूशन में परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 10। 10। तो अगर मैं 20 डिवाइडेड बाई 10 करूं तो आ जाएगा सेम आंसर। तो 20 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 20 क्या है? परसेंटेज व्हाट? ईबीआईटी व्हाट? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी।
20% क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मतलब सिंपल है, मेरा ईबीआईटी 20,000 था, 20% से चेंज हो गया। तो 20% जो है ना वो चेंज का परसेंटेज, 20% से बढ़ने का या 20% से कम होने का चेंज का परसेंटेज है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, बराबर है। अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेल्स का भी परसेंटेज उतना ही चेंज होगा जितना कंट्रीब्यूशन का होगा। तो आपको ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज 20, अब डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज 10 से डिवाइड करो या सेल्स का परसेंटेज 10 से डिवाइड करो, दोनों का 10 या 10 ही रहने वाला है। समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर मुझे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ही करना पड़ेगा। आप कंट्रीब्यूशन की जगह सेल नहीं ले सकते, क्योंकि मैं ये अमाउंट से निकाल रहा हूँ, ये लेवरेज मेरा अमाउंट से आ रहा है, परसेंटेज से नहीं आ रहा है। आप मुझे बताओ सेल्स का अमाउंट और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट सेम है क्या? नहीं, जमेगा नहीं वहां पे, आप सेल ले लेंगे तो। लेकिन सेकेंड फॉर्मूले में मैं कंट्रीब्यूशन की जगह पर सेल्स ले सकता हूँ, बिकॉज सेकेंड फॉर्मूला में परसेंटेज से निकाल रहा हूं। तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेल्स का परसेंटेज सेम होता है। डन। अपना फाइनेंशियल लेवरेज का आंसर क्या आया था? 4। कौन से दो अमाउंट को लेके निकाला था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, राइट। अब ध्यान से देखना, ईबीटी 80%, ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज कितना? 20%। मैं 80 को 20 से डिवाइड कर लूं तो 4 आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। तो मेरा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो सकता? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा अपना आंसर क्या आया था? कंबाइंड लेवरेज का आंसर क्या आया था? 8 टाइम्स। अगर मैं ऐसे करूं, ईबीटी का परसेंटेज चेंज 80, कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स का परसेंटेज चेंज 10, 80 डिवाइड बाय 10 8 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स, मेरा दूसरा फॉर्मूला। और percentage change in EBT divided by percentage change in, आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो और सेल्स भी। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, हाउ टू लर्न द फॉर्मूला। ठीक है। अब ये ट्रिक कैसे मैंने बता दिया आपको, अब ट्रिक समझो। ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से हो रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो आपको इनकम स्टेटमेंट याद रखना है। फिक्स कॉस्ट के ऊपर वाली अमाउंट न्यूमरेटर में डाल दो, कौन सी? कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट के नीचे वाली अमाउंट ईबीआईटी डिनोमिनेटर में डाल दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया ऑपरेटिंग लेवरेज का? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब जो दूसरा फॉर्मूला है ये कैसे याद रखना, राइट? तो सिंपल, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इन ये फर्स्ट फॉर्मूले को रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो। मतलब ईबीआईटी डाल दो न्यूमरेटर में, कंट्रीब्यूशन डाल दो डिनोमिनेटर में, और वहां पे परसेंटेज चेंज लगा दो, राइट? तो ये देखो, ये ईबीआईटी आ गया न्यूमरेटर में, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी,
और कंट्रीब्यूशन आ गया डिनोमिनेटर में अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे याद रखेंगे? तो फाइनेंशियल लेवरेज किसके वजह से होता है? इंटरेस्ट के वजह से। तो इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट याद करो, इंटरेस्ट के पहले का अमाउंट क्या है? ईबीआई। इंटरेस्ट के बाद की अमाउंट ईबीटी। तो फॉर्मूला है अपना ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। सेकंड फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी को इन्वर्स कर दो और परसेंटेज चेंज डाल दो। देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। थर्ड फॉर्मूला, हाँ नहीं किसी भी एक से, किसी भी एक से कम, हाँ टाइम्स में मिलेगा ना, टाइम्स में। जैसा मैं आपको ये बताऊं तो ये मेरा कितना परसेंटेज था? 80, और ये कितना है? तो परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया। 80 अपॉन 20 करो तो 4 टाइम्स ही आएगा। फॉर्मूला कोई भी यूज करो, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला कंबाइंड लेवरेज कैसे याद रखेगा अपने को? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो ना, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिल जाएगा आपको? कंबाइंड लेवरेज मिल जाएगा, राइट। और यहाँ मैंने बताया आपको ये अपना ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला, ये फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी कैंसल हो गया। तो एक्चुअल फॉर्मूला कंबाइंड लेवरेज का क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। या तो ये पहला, तीन तरीके याद रखने के, तीन फॉर्मूले समझो। पहला फॉर्मूला कंबाइंड लेवरेज का ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, ये एक फॉर्मूला। दूसरा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। अच्छा मुझे बताओ कंबाइंड लेवरेज किसके वजह से हो रहा है? फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों के वजह से हो रहा है। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर वाली अमाउंट न्यूमरेटर में और इंटरेस्ट के नीचे वाली अमाउंट डिनोमिनेटर। मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला, इसको इनवर्स कर दो, ईबीटी न्यूमरेटर में, कंट्रीब्यूशन डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज चेंज डाल दो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये आपको समझ में आया? डन। ठीक है। तो देखो यही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग बताया फाइनेंशियल लेवरेज का, मीनिंग बताया लेवरेज का, एडिशनल एडवांटेज। अगर दो नंबर सेम परसेंटेज से चेंज हो रहे हैं देन देयर इज नो लेवरेज। एक परसेंटेज, एक नंबर कुछ परसेंटेज से चेंज हो रहा है, उसके वजह से दूसरा नंबर ज्यादा या कम परसेंटेज से चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? लेवरेज। लेवरेज तीन टाइप के हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज से क्या मिलेगा? क्या समझ में आता है? ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल लेवरेज से फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड लेवरेज से कंबाइंड रिस्क। ये ऑपरेटिंग लेवरेज, ये आप लोग एक बार घर पे रीड कर लेना, मैंने जो समझाया वही रहेगा। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दूसरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, और राइट सेकंड फाइनेंशियल लेवरेज। हाँ, फाइनेंशियल लेवरेज कौन से दो अमाउंट से बनता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी से, है ना। ईबीआईटी और ईबीटी से पहला फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कंबाइंड लेवरेज, राइट, कंबाइंड लेवरेज। तो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, या फिर इसको इन्वर्स कर दो और परसेंटेज चेंज डाल दो, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स। ठीक है, चल अब आपको यहां तक एक बार क्या करना है, घर पर रीड कर लेना। मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूले समझा दिया, फॉर्मूले कैसे लर्न करना ये बता दिया। एक बार इसको आप घर पे रीड करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करो, मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ छोटे मोटे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बुक के क्वेश्चन। हाँ,
ये लिखना है, ये है ना इसमें, लिखना है फिर भी लिख लो चलो। तो ये बनाना है इनकम स्टेटमेंट, बना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन वन, ठीक है। तो आप लोग नंबर मत डालना, तो फिर कंफ्यूजन होगा बुक का क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। खाली क्यों लिख लो। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करना। कैलकुलेट, कैलकुलेट ऑल लेवरेज रेशियो, कैलकुलेट ऑल लेवरेज रेशियो मतलब तीनों भी। स्टार्ट करना। सेल्स रुपीज 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 7,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट ₹1,50,000, इंटरेस्ट 50,000, इंटरेस्ट 50,000, राइट। ये अपना क्वेश्चन है बेटा। हमको हमारा आंसर हमेशा स्टार्ट कैसे करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाकर, राइट। तो स्टार्ट करो। सेल्स 10 लाख रुपीज, लेस वेरिएबल कॉस्ट 7,50,000, $2,50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। क्या लेस करेंगे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन में से, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है 1,50,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और एक नाम ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी आया 1 लाख। इसमें से लेस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 50,000। जो 50,000 बचेगा ये क्या रहेगा, ई बी, डन। अब स्टार्ट करो, रेशियो फाइंड करो। पहला, पहला कौन सा, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या बोलेंगे इसको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। प्यार से इसको DOL भी बोल सकते हैं, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो C, कंट्रीब्यूशन अपॉन,
कंट्रीब्यूशन 2,50,000, EBIT 1 lakh, आंसर 2.5. 2.5 टाइम्स क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज 2.5 टाइम्स इंडिकेट? 2.5% नहीं, 2.5 टाइम्स ज्यादा परसेंट, राइट? एग्जाम्पल लेके बताओ, सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो EBIT 10 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, 25. तो सेल्स अगर 10% से बढ़ेगा तो EBIT 25% से बढ़ेगा। आपको अगर ये प्रूफ करना है, होता क्या, तो क्या करना, सेल्स अभी 10 लाख है, इसको 10% से बढ़ा देना, मतलब 11 लाख हो जाता। वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ता है। मैंने बताया था पहले 3 अमाउंट सेम परसेंटेज से बढ़ेंगे। फिक्स कॉस्ट को आप कांस्टेंट रख देना, राइट? और फिर EBIT कितना आ रहा है देखना, EBIT आ रहा 1,25,000, राइट? तो पहले पहले EBIT 1 लाख था, अब EBIT कितना आ रहा, 1,25,000, 25% से बढ़ गया। सेल्स कितने परसेंटेज से बढ़ा, 10, EBIT 25% से बढ़ा। ये प्रूफ होता है। प्रूफ चाहिए, ऐसे देख लेना, सेल्स अगर 10% से कम हुआ, EBIT 25% से कम। डन। सेकंड, नंबर 2, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, EBIT कौन, EBIT 1 लाख है, EBIT 50,000 है, आंसर आएगा 2 टाइम्स। आंसर आएगा 2 टाइम्स। बताओ 2 टाइम्स क्या इंडिकेट करता है? EBIT में बराबर है, EBIT जितने परसेंटेज से चेंज होगा, EBT उसके 2 टाइम ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगा, डबल द परसेंटेज से चेंज होगा। एग्जाम्पल लेके बताओ, EBIT 20% से बढ़ा तो EBT कितने परसेंटेज से बढ़ेगा? EBIT 20% से बढ़ा, EBT कितने परसेंटेज से बढ़ेगा? 40% से। तो आपका EBIT जितने परसेंटेज से बढ़ता है उसको आप आंसर से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर 2 है तो 40 आ जाएगा, उतने परसेंटेज से EBT बढ़ेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो अपना फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT, इसका आंसर क्या आया, बराबर है। ये EBIT अगर 10% से बढ़ा तो ये 10 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आपका जो EBT है ना, ये बढ़ेगा कितने, 10 इंटू 2 कर दिया, 40% से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा। तो न्यूमरेटर जितने परसेंटेज से बढ़ा उसको आंसर से मल्टीप्लाई कर दो, EBT उतने परसेंटेज से बढ़ेगा, ठीक है। पहले वाले केस में ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, आंसर क्या आया था 2.5। ठीक है, तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स अगर 10% से बढ़ता है, 10 मैं एग्जांपल ले रहा हूं बार बार, तो आप 10 में पकड़ के बैठ जाना, किसी भी परसेंटेज से अगर मेरा कंट्रीब्यूशन या सेल्स बढ़ता है, इस परसेंटेज को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5, 10 इंटू 2.5 करो, ईबीआईटी भी बढ़ेगा कितने परसेंटेज से 25, इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से इज इक्वल टू 25% से डिनोमिनेटर। रूल कैसे याद रखने का, न्यूमरेटर जितने परसेंटेज से चेंज होगा बंदा, जब हम चेंज वर्ड यूज करते हैं ना, चेंज का मतलब इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, तो न्यूमरेटर जितने परसेंटेज से चेंज होगा, डिनोमिनेटर कितने परसेंटेज से चेंज होगा, तो वो न्यूमरेटर का जितना परसेंटेज चेंज हुआ उसको आंसर से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर आपका उतने परसेंटेज से चेंज। आइडिया आ रहा है आपको। थर्ड, थर्ड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, करो मेरे साथ साथ, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन है 2,50,000, ईबीटी है 50,000, आंसर आता है अपना 5 टाइम्स। यही 5 हम कैसे ला सकते थे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों का आंसर 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके देख लेना, 5 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, कंट्रीब्यूशन लिखना, कंट्रीब्यूशन बोलना, सेल्स, तो सेल्स जितने परसेंटेज से बढ़ेगा उस परसेंटेज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, उतने परसेंटेज से मेरा डिनोमिनेटर ईबीटी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो साल का दिया हुआ करता है पॉसिबल, क्वेश्चन है ना आपके पास। इफ सेल्स रुपीज 5 लाख, सेल्स इज 5 लाख, पीवीआर, पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20% है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, इंटरेस्ट 40,000, इंटरेस्ट इज 40,000। स्टार्ट करते हैं, ये अपना क्वेश्चन। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग याद करो, मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवीआर अगर 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट 80% रहेगा। 100 में से पीवीआर अगर मैं लेस कर दूं तो क्या मिलना चाहिए मुझे, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में याद है ना, तो लिखो वीसीआर, वीसीआर इज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100% में से पीवीआर माइनस कर देना। 100% में से अगर 20% माइनस कर दिया 80% आएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अब इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सेल्स बेटा हमारा 5 लाख, सेल्स है 5 लाख, सेल्स में से
वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे एट द रेट 80%। 5 लाख का 80% 4 लाख लेस किया तो 1 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया। 1 लाख इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करो 50,000, तो बैलेंस जो 50,000 बचेगा वो क्या है? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करो, तो हमारा ईबीटी बचता है ठीक है। अब क्या करेंगे बोलो? तीनों लेवरेज फाइंड करना है, तीनों भी लेवरेज फाइंड। डिग्री मतलब रेट बोल सकते हैं अपन, रेट बोल सकते हैं या परसेंटेज, या जो उसका दोनों के आपस में कितने टाइम्स का फर्क है, तो डिग्री बोल रहे हैं अपन। ये डिग्री मतलब अपना वो वाला डिग्री नहीं, एंगल वाला डिग्री नहीं, चेंज वाला डिग्री। हाँ हाँ, वहां पर आता था डिग्री ऑफ कंप्लीशन आता था, वो अलग है ये कंसेप्ट। लिखो फॉर्मूला। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। कंट्रीब्यूशन कितना? कंट्रीब्यूशन 1 लाख, ईबीआईडी 50,000। आंसर आता है 2 टाइम्स। फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईडी 50,000, ईबीडी 10,000, आंसर आएगा 4 टाइम्स। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। और कंबाइंड लेवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीडी 1 लाख बाय 10,000, 10 टाइम्स आएगा। अब 2 into 5 करके भी ये आंसर लगा सकते हैं। इजी है, इजी है कि सिंपल है? इजी है कि सिंपल है? हाँ बोलो। वो देखना पड़ेगा ना कैलकुलेट करके, रिकैलकुलेट करके देख लो। जैसे ये है मान लो, हाँ ठीक है ना। तो आप क्या करो, सेल चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं, सेल 5 लाख रखो, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख, कंट्रीब्यूशन 1 लाख, फिक्स कॉस्ट 60,000 ले लो,
राइट। तो ये हो गया अपना 40,000। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 40, तो फिर ये तुम्हारा ईबीटी 0 हो जाएगा, है ना। तो एक काम ये कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट 5,000 से बढ़ाओ, 55 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाता, इसको 2,000 से बढ़ाओ। नहीं, उन दोनों के आपस में कोई रिलेशन नहीं है, फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट के आपस में कोई रिलेशन नहीं है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो आप बढ़ा के देख लेना, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी, इंटरेस्ट बढ़ता है आप बढ़ा के देख लो, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट कम हो गया तो फाइनेंशियल लेवरेज कम हो जाता, मतलब फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सेल्स ₹20 लाख, सेल्स ₹20 लाख, VCR वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 50%, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, इंटरेस्ट 2,50,000, फाइंड नंबर 1 ऑल लेवरेज रेशियो, find all leverage ratio. Second, if sale increases by 10%, if sales increases by 10% in next year, find EPS of both the years, assuming tax rate is 40% and number of equity shares are 50,000. क्वेश्चन समझा? हाँ? तो फर्स्ट पार्ट तो एकदम सिंपल है, 3 लेवरेज रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, तो फटाफट आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाओ। नहीं ना, अपने को लेवरेज रेशियो निकालने के लिए एक ही स्टेटमेंट लगेगा। अच्छा, बट सेकंड पार्ट के लिए अपने को 2 स्टेटमेंट बनाना है, तो बना लो। हाँ? बना लेते एक साथ। एक काम करो, पर्टिकुलर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर, 3 कॉलम बना दो। पर्टिकुलर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर। अब स्टार्ट करो, सेल्स बताओ। करंट ईयर में कितना है? करंट ईयर में 20 लाख है। एक काम करते हैं, पहले करंट ईयर पूरा कंप्लीट कर लो, लेवरेज रेशियो निकाल लो, फिर बाद में देखेंगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। VCR लेस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कितना? 20 लाख का 50% किया
10 लाख माइनस करो तो 10 लाख आएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करो, कितना? 5 लाख। तो ई बी आई टी 5 लाख आएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करो, कितना? 2,50,000। तो 2,50,000 बचेगा ईबीटी। अब देखो, लेवरेज रेशियो निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट यहां तक ही बनाना है। क्या बोल रहा हूं मैं? लेवरेज रेशियो फाइंड करने के लिए इनकम स्टेटमेंट यहां तक ही, लेकिन ईपीएस निकालना है तो फिर आगे भी जाना पड़ेगा, है ना? तो ईबीटी में से टैक्स लेस करो @40%। 1 लाख, 2,50,000 का 40% निकालो। 1,50,000 को मैं क्या बोलूंगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं, पर क्वेश्चन में है क्या प्रेफरेंस डिविडेंड? नहीं है, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? इसी को मैं क्या बोलूंगा? अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बोलूंगा इसी को। राइट? अब मेरा ईपीएस आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, पर अभी नहीं करना है, वो अपने को क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में करना है। अभी हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं? लेवरेज रेशियो निकालना। तो करो स्टार्ट। और बताओ। 2 times contribution upon EBIT। सेकेंड, ये भी 2 आ रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT। कंबाइंड लेवरेज आना चाहिए आपका 4 times। डन हो गया। अब हमको 2 साल का ईपीएस कैलकुलेट करना है। 2 साल का ईपीएस करते स्टार्ट। एक कॉलम छोड़ा है हमने नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ, अब नेक्स्ट ईयर में सेल्स वो बोल रहा है 10% से बढ़ गया। सेल्स 10% से बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा? 22 लाख हो जाएगा। 20 लाख था, 10% से बढ़ा। वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख था, ये भी 10% से बढ़ता है, ये हो जाता है 11 लाख। ठीक है, मैंने बताया था आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, ये तीनों का परसेंटेज चेंज सेम होता है। देख लेना आप, 10% से सेल्स बढ़ा, 10% से वेरिएबल कॉस्ट, 10% से कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, 5 लाख। तो 6 लाख आ गया ईबीआईटी। इंटरेस्ट 2,50,000। तो ईबीटी आएगा 3,50,000। 3,50,000 का 40% आप लेस करो, 140 आ रहा है। 210 आता। 210 क्या है? अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ईपीएस कैलकुलेट करना है
तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर 50,000, 50,000, अर्निंग्स पर शेयर 3 रुपीज, 4.2 रुपीज। डन, क्लियर यहाँ तक? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया, क्या एक रीजन है। कंबाइंड लेवरेज 4 टाइम्स है। फॉर्मूला अपना कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन लिखना, बोलना क्या, सेल्स। सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो ईबीटी, कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स 10% से बढ़ेगा तो ईबीटी 40% से बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है क्या ईबीटी 40% से? ईबीटी 2.5 लाख था, 2.5 लाख का 40% से बढ़ा, 2,50,000 प्लस 40% करो, आ गया 3.5 लाख, बराबर है। अच्छा ईपीएस देखो तो 3 प्लस 40% करके 4.2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा सेल्स प्लस 10% किया मैंने तो ईबीटी कितना परसेंटेज से बढ़ा, 40% से बढ़ा। ईबीटी 40% से बढ़ा, ईपीएस 40% से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ईबीटी और ईपीएस दोनों का परसेंटेज चेंज सेम होता है? तो अगर आपका ईबीटी 40% से चेंज हुआ, ईपीएस भी 40% से चेंज होगा। जैसे मैंने बताया था कि पहले 3 अमाउंट का परसेंटेज चेंज सेम होता है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। वैसे ईबीटी और ईपीएस का भी परसेंटेज चेंज सेम होता है। इसीलिए इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। जब इसको अपन ने इन्वर्स कर दिया, सेकेंड फॉर्मूला इसका, सेकेंड फॉर्मूला जब इन्वर्स कर दिया तो न्यूमरेटर में क्या लिखा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईपीएस। क्यों और ईपीएस लिखा, दोनों का परसेंटेज चेंज सेम होता है। ईबीटी अगर आपका 40% से बढ़ा तो ईपीएस भी 40% से बढ़ा। तो ये सेकेंड फॉर्मूले में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआई। लेकिन पहला फॉर्मूला तो यही का यही रहेगा। सेकेंड फॉर्मूले में इंस्टेड ऑफ ईबीटी आई कैन राइट ईपीएस, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज दोनों का सेम हो रहा है। अच्छा ये फॉर्मूला कंबाइंड लेवरेज का। ओरिजिनल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। दूसरा फॉर्मूला हम इनवर्स कर देते, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी लिखना है तो मैं वहां पे और ईपीएस भी लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिखो तो भी चलेगा, सेल लिखो तो भी चलेगा। कंट्रीब्यूशन का सेल का परसेंटेज चेंज हमेशा सेम होता है, ईबीटी ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होता है। तो अगर आपने कहीं ऐसा फॉर्मूला देख लिया कि परसेंटेज चेंज इन, अब कंबाइंड लेवरेज की बात कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कंफ्यूज मत होना। तो आप बोलेंगे सर ने बोले थे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, उसका इनवर्स करके परसेंटेज चेंज डालना है। तो यहाँ पे तो ईबीटी की जगह ईपीएस दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा है कि आपको? ठीक है तो डन। हाँ
बेटा मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए कंसेप्ट समझाने के लिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे बुक के क्वेश्चन, और ये चैप्टर 2 से 3 दिन का ही है, तो हम ट्राई करेंगे कि 2 दिन 3 दिन में ये चैप्टर को, छोटा सा ही चैप्टर, ठीक है। तो चलो फिर बाकी का हम लोग कल की क्लास में देखेंगे।